अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सीरीज़ जो लेक्चर्स हैं इसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो जॉब डिज़ाइन है पार्ट 15 में। हमने इससे पहले जॉब एनालिसिस के हवाले से कंप्लीट डिस्कशन की है और आज हम इस चैप्टर के सेकंड पार्ट यानी जॉब डिज़ाइन के हवाले से डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे कि हमने देखा जॉब एनालिसिस एक प्रोसेस है जिसमें जॉब से रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाता है ताकि उसकी रिक्वायरमेंट्स को बेसिकली समझा जा सके। लेकिन रिक्वायरमेंट्स खाली कलेक्ट करना काफ़ी नहीं है। अब इस रिक्वायरमेंट्स को, इन इन्फॉर्मेशन को गैदर करके जॉब को इस तरीके से डिज़ाइन करना ज़रूरी है ताकि उसमें जो जो लोग परफ़ॉर्म कर रहे हैं उनकी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम हो। इसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल और सोशल एस्पेक्ट्स को भी सामने रखा जाता है, यानी ह्यूमन एस्पेक्ट्स को भी सामने रखा जाता है। और कोशिश किया जाता है कि जब लोग इस जॉब को परफ़ॉर्म करें तो एक क्लैरिटी हो, यानी उनको बहुत क्लियरली पता हो उन्होंने क्या करना है। और उनकी बहुत सारी और एस्पेक्ट्स जो कि टेक्निकल के साथ-साथ ह्यूमन एस्पेक्ट्स हैं, यानी उनकी कुछ ज़रूरियात हैं उनको भी सामने रखा जाए, ताकि वो जॉब उनके लिए अट्रैक्टिव हो, वो उसमें सैटिस्फाइड हों और ज़्यादा से ज़्यादा परफ़ॉर्मेंस कर सकें। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जॉब डिज़ाइन में 2 सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स का ख़ास ख़्याल रखा जाता है। हमने क्लास में भी इस पर काफ़ी डिस्कशन की थी और बातचीत हुई थी। तो उस लिहाज से ये 2 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जॉब स्कोप और जॉब डेप्थ। स्कोप का वर्ड जैसे नज़र आ रहा है, ये लिमिटेशंस यानी लिमिट्स को डिफाइन करने की बात करता है। तो इस लिहाज से जॉब डिज़ाइन का पहला काम तो ये है कि एक जॉब को दूसरी जॉब से कैसे डिस्टिंग्विश किया जाए, वो उसका स्कोप बताता है। यानी इसमें कितने टास्क हैं, कितनी ड्यूटीज़ हैं, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये जॉब स्कोप का काम है। ताकि ऑर्गनाइज़ेशन में जो लोग काम कर रहे हैं, वो ओवरलैप ना हो और कोशिश की जाए कि वो अपनी-अपनी ड्यूटीज़ को परफ़ॉर्म कर रहे हैं, अपने-अपने टास्क को अकम्प्लिश कर रहे हैं। और कहीं भी कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो जॉब डिज़ाइन बेसिकली सबसे पहले एक क्लैरिटी प्रोवाइड करता है कि लोगों ने कौन-कौन सी ड्यूटीज़ परफ़ॉर्म करनी है और कितने लेवल्स पर जाकर परफ़ॉर्म करनी है। इस लिहाज से जॉब स्कोप ये चीज़ डिफ़ाइन करता है। जबकि दूसरा एलिमेंट जॉब डेप्थ, ये एस्पेक्ट है जिसमें हम ये डिफ़ाइन करते हैं कि एक एम्प्लॉयी खुद कितनी अथॉरिटी रखता है अपनी जॉब को डिज़ाइन करने के हवाले से या उसमें चेंजेस करने के हवाले से। जिन ऑर्गनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग टॉप लेवल्स पे होती है और लो लेवल एम्प्लॉइज को इन्वॉल्व नहीं किया जाता और उनको ऑथराइज नहीं किया जाता कि अपनी जॉब में ज़्यादा चेंजेस करें। फॉर एग्जांपल उनके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ही हर चीज़ को डिफाइन करते हैं और जो एम्प्लॉई है या जो लो लेवल के लोग हैं वो अपनी जॉब के हवाले से कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं कर पाते। ऐसी सूरत में ऐसी जॉब्स में जॉब डेप्थ कम से कम होती है। जबकि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो डिसेंट्रलाइजेशन में बिलीव करती हैं और एम्प्लॉइज़ को अपने आइडियाज़ को एग्ज़ीक्यूट करने के लिए अलाउ करती हैं और उनको ये परमिशन देती हैं कि अपनी जॉब के मुख्तलिफ एलिमेंट्स को अपनी सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, नीड्स के हिसाब से चेंज कर सकें। तो ऐसी सूरत में इन ऑर्गेनाइजेशन में, इन जॉब्स में जॉब डेप्थ ज़्यादा होती है। अच्छा, अब ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि हमने शायद क्लास में भी डिस्कस नहीं किया कि जॉब डेप्थ किस किस्म की जॉब्स में ज़्यादा होता है और किस किस्म की जॉब्स में कम होता है। इवन हाईली सेंट्रलाइजेशन हो, डिसेंट्रलाइजेशन हो, तो यूजुअली जॉब डेप्थ हाई लेवल की पोजीशंस में ज़्यादा होता है। यानी टॉप एग्जीक्यूटिव्स के पास ज़्यादा अथॉरिटी होती है कि अपनी जॉब्स को चेंज कर सकें, मैनूवर कर सकें। उनके अंदर अपने हिसाब से इम्प्रूवमेंट्स या चेंजेस ला सकें। जबकि जितना आप लो लेवल ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं, लो लेवल की एम्प्लॉइज़ की बात करते हैं, उनकी जॉब्स के हवाले से जॉब डेप्थ कम से कम होती है। एवरेज हम देखें ऑर्गेनाइजेशंस को तो पता चलेगा कि लो लेवल एम्प्लॉइज़ के पास बहुत ज़्यादा अथॉरिटी नहीं होती कि अपनी जॉब में ज़्यादा चेंजेस कर सकें। यही वजह है कि बहुत ज़्यादा टेक्निकली डिज़ाइन्ड स्टैंडर्डाइज़्ड जॉब्स के अंदर लोग हाई स्पेशलाइज़ेशन अचीव करने के साथ-साथ एक डीमोटिवेटेड नज़र आते हैं। यानी वो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते, एक ही एक्टिविटी को बार-बार परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में स्पेशलाइज़ेशन के हवाले से मूवमेंट चल रही है और ज़्यादा स्पेशलाइज़ेशन की तरफ हम जा रहे हैं। तो एक रिज़ल्ट, एक सर्वे, एक रिसर्च ये साबित करती है कि इस तरह की स्पेशलाइज़ेशन की वजह से एम्प्लॉइज़ जो हैं वो डीमोटिवेटेड रहते हैं अपनी जॉब में। तो हम देख रहे हैं कि एक थ्योरी जो कि जॉब एनरिचमेंट थ्योरी है
और इसको हर्ट्सबर्ग ने प्रेजेंट किया है। उसका ये ज़ाती ख्याल है कि बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन नहीं होनी चाहिए, एक तो ये। दूसरा उसका ख्याल ये है कि जॉब्स में अट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए और लोगों की लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जनरेट करने के लिए एनरिचमेंट करना ज़रूरी है। और वो ये समझता है कि अगर हम हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन करेंगे तो फिर तो एम्प्लॉइज़ को प्रमोशन मिलनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दैट। लेकिन जो वर्टिकल एक्सपेंशन है उसमें एम्प्लॉई उसी लेवल पर रहता है, लेकिन उसके टास्क में कुछ ऐसी एडिशंस की जाती हैं जिसकी वजह से वो जॉब उसके लिए ज़्यादा रिवॉर्डिंग हो जाती है, ज़्यादा लर्निंग बेस्ड हो जाती है, या फिर उसको ज़्यादा सैटिस्फैक्शन मिलती है उस जॉब में। इस लिहाज से हेर्ट्सबर्ग का ख्याल रहा है कि जॉब को इस तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए कि उसमें एनरिचमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो। इससे रिसर्च में साबित हुआ है कि ऐसी जॉब जहाँ एनरिचमेंट ज़्यादा होती है, वहाँ लोगों की परफॉर्मेंस भी ज़्यादा होती है। तो इस थ्योरी की एप्लीकेशन हमें बहुत सारे एरियाज़ में नज़र आती है, बहुत सारी कंपनीज़ को फॉलो भी करती हैं, डिलिबरेटली यानी जानबूझकर एनरिचमेंट को बढ़ाती हैं, जहाँ एम्प्लॉइज़ के पास गोल्डन अपॉर्च्युनिटीज़ हों कि ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें, उनको रिकॉग्निशन मिले, वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म कर रहे हों और उनके पास ग्रोथ के चांसेस हों, यानी लर्निंग ज़्यादा होगी तो फ्यूचर में वो इस्तेमाल करके बेटर पोजीशंस भी एक्वायर कर सकेंगे। ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़ाने के हवाले से अपॉर्च्युनिटीज़ लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा हों। जहाँ तक एनरिचमेंट का ताल्लुक है, तो हम देख रहे हैं इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बढ़ा देना, एक ही लेवल पर उसी जॉब में मुख्तलिफ ड्यूटीज़ और असाइन कर देना और लोगों को जॉब डेप्थ में अलाउ करना कि ज़्यादा से ज़्यादा वो चेंजेस ला सकें, अथॉरिटी उनके पास अपने जॉब को कंट्रोल करने की। और फिर हम देख रहे हैं कि न्यू टास्क को ऐड किया जाए ताकि न्यू ट्रेनिंग और ग्रोथ की अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकें। या फिर मुख्तलिफ ऐसी असाइनमेंट दी जाएँ जिसके अंदर एम्प्लॉइज़ अपने टैलेंट को इस्तेमाल करे और वो उसका एक्सपर्ट बन सके। तो हम देखते हैं कि ये सारे फैक्टर्स जॉब में एनरिचमेंट को बढ़ाते हैं और जॉब डिज़ाइन के हवाले से एक बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है हर्ट्सबर्ग की तरफ से। उसका ख़्याल है कि ह जॉब एनरिचमेंट ज़रूरी है। दुनिया की बेहतरीन ऑर्गनाइज़ेशंस लाइक गूगल और फेसबुक, ट्विटर, एचपी, हम ये देखते हैं होंडा एंड टोयोटा, वो अपने एम्प्लॉइज़ को इस तरह की बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर वो एनरिचमेंट के एलिमेंट्स को लाते हैं। तो ये थ्योरी सिर्फ थ्योरी ही नहीं है बल्कि इसकी बहुत ज़बरदस्त एप्लीकेशन हमने दुनिया की बेहतरीन कंपनीज़ में नज़र आती है और एम्प्लॉइज़ के अंदर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है कि वो इन जॉब्स को ऑक्यूपाई करें, उन कंपनीज़ के साथ जॉइन कर लें और वहाँ उनकी मैक्सिमम ग्रोथ हो सके। तो इस लिहाज से जॉब डिज़ाइन एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। फाइनली हम देखेंगे जॉब डिज़ाइन को अप्रोच करने के 2 तरीके हैं और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जॉब जो डिज़ाइन है, उसमें जो पुराना तरीका है, ट्रेडिशनल तरीका है, उसमें तो हम बहुत ही सख्त किस्म की एक स्टैंडर्डाइज़्ड अप्रोच को फ़ॉलो करते हैं। यानी जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं, उससे ज़्यादा डेविएट नहीं करते। उस लिहाज से जो दुनिया की स्टैंडर्डाइज़्ड जॉब डिस्क्रिप्शंस या स्पेसिफिकेशंस हैं, उन्हीं को फ़ॉलो करते रहते हैं। जबकि बुक ये समझती है कि ये बहुत ज़्यादा लिमिट कर देता है एनरिचमेंट की थ्योरी को भी सामने रखते हुए। उनका ख़्याल है कि जॉब डिज़ाइनिंग करते वक़्त बहुत ही टेक्निकल और ट्रेडिशनल अप्रोच को अडॉप्ट नहीं करना चाहिए, आउटडेटेड हो गई है। बल्कि उसकी बजाय अब सोशियो टेक्निकल अप्रोच को अडॉप्ट करना चाहिए। अब उसमें देख रहे हैं टेक्निकल भी हो, लेकिन साथ-साथ कुछ सोशल एलिमेंट्स को भी सामने रखा जाना चाहिए। इट्स जस्ट नॉट द टेक्निकल एलिमेंट्स बुक कहती है, बल्कि भी कहते हैं कि साथ-साथ हमें सोशल एस्पेक्ट्स को भी देखना है। मसलन क्या सोशल एस्पेक्ट्स होने चाहिए? एम्प्लॉइज़ ह्यूमन बीइंग्स हैं, इनकी ख्वाहिश है कि वो लोगों के साथ इंटरैक्ट करें। जिस तरह वो नॉर्मल लाइफ में करते हैं, इस तरह वर्क प्लेस पे भी चाहते हैं कि ऐसा हो। तो सोशल एसोसिएशन, ग्रुप्स, टीम्स, इसकी जॉब ट्रेनिंग के वक़्त ज़रूर देखनी चाहिए। यानी इसकी अपॉर्च्युनिटीज़ को भी सामने रखना चाहिए। सेकंड, एम्प्लॉइज़ ह्यूमन बीइंग्स की क्यूरियोसिटी होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, नए आइडियाज़ को कैप्चर करें और उसको फिर उससे लर्निंग मल्टीप्लाई करें। तो ऑर्गनाइज़ेशन में जॉब्स के अंदर चांस फॉर लर्निंग भी होना चाहिए, यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा नई चीज़ों को सीखने की पॉसिबिलिटीज़ जॉब के डिज़ाइन में मौजूद होनी चाहिए। इसलिए हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और इसलिए हम देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिविटी के एस्पेक्ट्स जॉब में प्लेस किए जा रहे हैं। फाइनली हम देख रहे हैं कि अगर हम अथॉरिटी यानी एम्पावरमेंट और सेल्फ मैनेजमेंट की अप्रोच को ला सकें जॉब में और यानी डेप्थ को बढ़ाएँ, तो एम्प्लॉइज़ इससे भी ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं क्योंकि वो अपनी जॉब को
जहाँ-जहाँ शॉर्टकमिंग्स ऑब्जर्व कर रहे होते हैं अपनी प्रैक्टिसेस में, उसको भी ठीक कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। अगर ऐसा ना हो, तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसको वो ठीक नहीं कर पा रहे होते हैं और उनको लाज़मी वही करने पड़ रहे होते हैं। तो जो एम्प्लॉयी हैं, वो अपने आप को हेल्पलेस फ़ील करते हैं कि उनके ऊपर मुसल्लत की गई हैं जॉब डिस्क्रिप्शन, उसमें चेंजेस नहीं ला पा रहे। इस लिहाज से ये एनरिचिंग फैक्टर्स हैं और ये सोशल एस्पेक्ट्स भी हैं, ताकि ह्यूमन की जो डिज़ायर है पीपल की, वो पूरी की जा सके। इसमें बहुत बड़ा रोल हम जाकर देखेंगे कि एनवायरनमेंट का भी है, ख़ासतौर फिज़िकल एनवायरनमेंट का भी। इस लिहाज से हम जो आजकल के ऑफ़िसेज़ को देख रहे हैं, शुरू में हमने पिक्चर्स में भी देखा गूगल के ऑफ़िसेज़ को, कि वो एक फ़न प्लेसेस नज़र आती हैं, जहाँ इंटरेस्टिंग कलर्स की कॉम्बिनेशन नज़र आते हैं और एक बड़ा नीट, टाइडी और फ़न बेस्ड एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया, जिसमें ख़ास तौर पर सेफ्टी एंड हेल्थ के हवाले से भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स को सामने रखा गया है। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, क्रॉस वेंटिलेशन, लाइट, नॉइज़ और कलर, इन तमाम एलिमेंट्स को, एनवायरमेंटल एलिमेंट्स को इस तरह रखा जाता है कि उस जॉब को सूट कर सके। हम देख रहे हैं कि ट्रेडिशनल कलर्स की बजाय लाइट कलर्स, फन कलर्स का इस्तेमाल भी किया जाता है। जहाँ फन एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, वहाँ हम देखते हैं कि फन कलर्स, रेड कलर्स, शार्प कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ ऑफ़िस वर्क होता है, वहाँ देखते हैं कि ब्राइट लाइट और लाइट कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। और सेफ्टी एंड हेल्थ के हवाले से पूरा एक प्रोसीजर और सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं कंपनीज़। ये तमाम एस्पेक्ट्स को हमें अपनी जॉब डिज़ाइन के अंदर सामने रखना है। बेसिक नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज़, टास्क, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अलावा हम इन एलिमेंट्स को अपने सामने अगर रखेंगे, तो हम सोशियो टेक्निकल अप्रोच को फ़ॉलो कर रहे होंगे। होपफुली आप जॉब डिज़ाइन के हवाले से एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले चुके हैं पार्ट नंबर 15 में, और आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि जॉब डिज़ाइन एक आफ्टर मैथ है, एक सीक्वेंस में एनालिसिस के बाद का प्रोसेस है। इसके अंदर हम जो एनालिसिस में इंफॉर्मेशन यूज़ करते हैं, गैदर करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उसी की बेस पे हम जॉब को इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि उसके लिमिट्स डिफाइन हो सकें, क्लैरिटी हो और ह्यूमन एंड सोशल एस्पेक्ट्स को, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को इनकॉर्पोरेट किया जा सके, ताकि फ्यूचर में जॉब और ज़्यादा बेहतर हो। फिर एक सवाल कहीं जगह लिखा हुआ था कि क्या जॉब डिज़ाइन लीड्स टू जॉब एनालिसिस, यानी जॉब डिज़ाइन के बाद जॉब एनालिसिस होता है? तो कई मौके पर ये बात वैलिड है, क्योंकि जॉब डिज़ाइन्स जब किए जाते हैं और फ्यूचर को सामने रख के किए जाते हैं, तो बाज़ दफ़ा वहाँ बहुत सारे एस्पेक्ट्स की समझ नहीं आ रही होती, इसको कैसे किया जाए। तो इसके फ़ौरन बाद फिर दोबारा एनालिसिस करने की ज़रूरत होती है। तो डिज़ाइन भी एनालिसिस की तरफ लीड कर सकता है, लेकिन जनरली अगर हम इस सवाल का आंसर करें कि व्हिच कम्स फर्स्ट, तो हमें देखना पड़ेगा कि जॉब एनालिसिस पहला आइटम है और जॉब डिज़ाइन उसके ऊपर एक डेवलपमेंट है। हम इसको इसी तरीके से कंक्लूड करते हैं कि एनालिसिस जो है, उसके एंड रिजल्ट में जॉब डिज़ाइन होगा, ताकि एम्प्लॉयी की परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सके।